A very good evening to everyone. If I'm audible and visible and the screen is visible, please put it down in the chat box. Oh, all right, thank you. Are we good to start? Team PSSC, are we good to start? All right, fine. So today we are here once again in this new year with a new session on constructivism. I hope by the end of the session, each one of you will understand what I'm talking about and would make an attempt to implement the learning in the classrooms. So let us start off without any more delay. To begin with, I would want you to understand the meaning of constructivism. Constructivism का क्या मतलब है, इसको हम पहले समझ लेते हैं. What is constructivism? So each learner individually and socially constructs meaning as he or she learns. कुछ भी चीज पढ़ते वक्त या सीखते वक्त हम लोग एक धारणा बना लेते हैं कि यही चीज हमें समझ आ रही है और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीख को लेकर, राइट? अ लर्निंग थ्योरी दैट इक्वेट्स लर्निंग विद क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. हर वो एक्सपीरियंस जो हमारे लर्निंग जर्नी में हमारे साथ आता है, उसको जब हम एक थ्योरी के रूप में देखते हैं तो उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. एंड द आइडिया दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स. कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बहुत स्ट्रांगली माना जाता है कि जो भी लर्नर होता है, जो भी हम बच्चा हमसे सीखता है या जो भी स्टूडेंट होता है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है. जो भी आप सिखाते हो उसको फाइनली वो जब अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करता है तो वो उसकी खुद की समझ के हिसाब से होता है, राइट? सो कंस्ट्रक्टिविज्म, learners communicate with each other. Now in the classroom what happens is everybody talks to each other, they share their understandings, they share their feelings, knowledge and even experience to come up with new knowledge. तुमको क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया, when we start exchanging our thought with each other, that is when the learning becomes concrete in our minds, right? Now here what happens is the teacher becomes the facilitator. Teacher का काम learner को facilitate करना होता है and the learners are encouraged to interact, exchange views and experience and co-construct meaning. अब देखिए क्लासरूम में क्या होता है ना, ये जब वन वे टीचिंग होता है तो ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होता है. टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में जब क्लास में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है कि थोड़ा नॉलेज देता है और उसके बेसिस पे बच्चों से भी सवाल जवाब करता है. एंड व्हाइल दे आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, दैट इज व्हेन दे कम टू नो वेदर there is something more that I can add, right? That is where exchange of views and experiences happen. Now while exchange of views and experiences happen, that is the time the co-construction of meaning of what is being learned or the knowledge that is being transferred is constructed in the minds of the students, and this is based on their needs, skill with the teacher's intervention. जो सीखने की इच्छा है, जो इंटरेस्ट है, वो तभी डेवलप होता है क्लास में जब टीचर बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करता है इस पूरे टीचिंग प्रोसेस में, राइट? सो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है, लेट अस अंडरस्टैंड थिंग, ये जेन पियाजे के और जॉन डुई के दोनों जनों के अप्रोचेस और थ्योरी के बेसिस पे है. Constructivist theory holds that learners are not passive recipients of knowledge. मतलब क्लास में चुपचाप बैठ के सुनना ये सीखने का मायना नहीं होता है, राइट? पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज अगर बनता है बच्चा तो उसके दिमाग में लर्निंग positively nahi hoti hai. So the constructivist theory says that learners are not passive recipients of knowledge but are
more active in the process. जो असली लर्नर बच्चा होता है क्लास में, वो अब बहुत एक्टिव होता है क्लास में, और वो सीखने के लिए तत्पर रहता है, सीखने के लिए तैयार रहता है, वो नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए आपके साथ बहुत सारी इंटरैक्शंस करेगा, राइट? दे बिल्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में प्रीवियस नॉलेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जो भी टॉपिक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, उसका जो बेस है, जो उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कितना पता था, उस नॉलेज को आगे वो प्रेजेंट लर्निंग में ट्रांसफर करता है, उसको बढ़ाता है, और फिर उसको आगे भेजता है फ्यूचर लर्निंग के लिए, राइट? सो दे बिल्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। प्रीवियस नॉलेज, जब आप छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं ना, कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये टॉपिक के बारे में बताया था, अगर बच्चों को याद होता है तो वो डेफिनेटली उसको कनेक्ट करते हैं प्रेजेंट लर्निंग के साथ, राइट? दे आर मोर एक्टिव इन द क्रिएशन ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में बच्चों का एक्टिव होना और नॉलेज को स्वीकार करना, उसमें acceptance लाना बहुत जरूरी है। Somebody saying I am not audible. My dear teachers, if I'm audible to you, please write it down in the chat box so that others also know that I'm audible. सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? Yes. तो I go by the thought that I am audible to everybody. जिसको नहीं सुनाई दे रहा है, उनको अपना सिस्टम चेक करने की जरूरत है। सो दिस जो एक्टिव क्लास में जो लर्निंग हो रहा है, वो अप्रोच, इसको हम क्या कहते हैं? ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है, वेयर students are actively involved, they are participating in the conversation, they are participating in the exchange of information also, right? In which the student guides his own learning. जब ये exchange of information और exchange of knowledge क्लास में चल रहा होता है, उस वक्त बच्चा अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाता है, right? So what is constructivist learning theory? The essence of constructivist theory is the idea that the learners must individually discover and transform complex information if they are to make it their own. कोई भी लर्निंग टॉपिक है, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, जब तक बच्चा उसको एक्सेप्ट करके सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी उस पर अप्लाई नहीं हो सकती है। सो हाउ लर्नर्स मेक मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया क्लास में, उससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल्स दिए, और एग्जाम्पल्स के साथ में बच्चा जब रिलेट करता है, हमेशा ये कहा जाता है कि टीचिंग शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस एज एग्जाम्पल्स। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, जो भी टॉपिक पढ़ाएं, उसको जरूर रियल लाइफ लर्निंग सिचुएशन से कनेक्ट करें। जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों को, दैट इज व्हेन दे आर एबल टू मेक देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, राइट? तब जाकर ये जो सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट है, वो रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई हो जाता है। सो हाउ teachers can organize learning experiences to aid student in meaning making, right? So constructivist learning theory में जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको समझकर अपने सिस्टम में, अपने माइंड में एक उसका मीनिंग बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? नाउ कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म देखते हैं। ओल्ड स्कूल क्लासरूम्स, प्रोबेबली जो पुराने विचारधारा वाले क्लासरूम्स होते थे, और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स में क्या फर्क है, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए, पहले क्या होता था? टीचर यूज्ड टू बी वन पर्सन हु वुड डायरेक्ट द क्लास। एक डाइडैक्टिक फॉर्म ऑफ टीचिंग होती थी। हमारा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता था, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टीचिंग होता था। हम खुद बोलते रहते थे, एक्सप्लेनेशंस देते थे, बहुत सारा लेक्चर देते थे। दिस वाज टीचर डायरेक्टेड और टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। अब यहाँ पर क्या होता था कि टीचर ने जो भी बताया वही बच्चे स्वीकार करते थे, उसी को लर्निंग का फॉर्म समझते थे, राइट? और जो भी क्वेश्चन आंसर्स, यस, वन वे टीचिंग होता था।
जो भी क्वेश्चनिंग्स वगैरह होते थे वो बच्चे खुद अपना आंसर देने का प्रयास करते थे अपने आप। यहाँ पर कोई कोलैबोरेशन या ग्रुप वर्क नहीं होता था। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या फर्क है, ये लर्नर सेंटर्ड होता है। ये यहाँ पर टीचर जो है फैसिलिटेटर है। right here what they are doing is they are allowing the children to come up to the solution of the problems which are discussed through critical thinking, resources जो आप उनको देते हो या कोई एक्टिविटी के थ्रू, इसके थ्रू हम बच्चों को आंसर जनरेट करने में मदद कराते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटीज पे या पियर एक्टिविटीज में या पार्टनर के साथ में ना बिठाकर आप एक्टिविटी कराने में बिलीव करते हैं, राइट। अब ओल्ड स्कूल क्लासरूम में क्या होता था, स्मॉल पार्ट्स पहले टीचर सिखाती थी और उसका बड़े पार्ट्स को बाद में एक्सप्लेन किया जाता था। अब आज के कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में हम टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। देखिए डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा। करेक्ट आंसर्स आर द गोल। नाउ ओल्ड स्कूल में क्या होता था, क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन, मार्क्स, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फोकस होता था, इसलिए आंसर जो डिक्टेट होता था क्लास में वही बच्चा लिखता था। जिस मेथड से टीचर ने मैथमेटिक्स में सम सॉल्व कराया था उसी पैटर्न में अगर बच्चा जवाब देता तभी नंबर मिलते थे। तो ये क्या होता था, ये थोड़ा सा रिजिड फॉर्म ऑफ टीचिंग था, राइट। असेसमेंट्स वे टेस्ट्स एंड सेपरेट फ्रॉम लर्निंग टास्क। अब ओरली सीखने वाला काम अलग होता था और रिटन टेस्ट वगैरह अलग होता था। यहाँ पर पहले वर्कशीट्स, वर्कबुक्स, ये सारी चीजों में ज्यादा दिमाग लगाया जाता था। टीचर इवेल्युएटर होता था, टीचर ही सब करेक्शन करता था, मार्क्स देता था, टेस्ट कराता था, राइट। नाउ लुक एट द डिफरेंस हियर। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या फर्क आया, थिंकिंग एंड सपोर्ट ऑफ थिंकिंग आर द गोल्स। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया बच्चे के लिए तो दैट इज इनफ। हमारे लाइफ में जो हम लोग बच्चों को रट्टेबाजी करवा के आंसर्स लिखवाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। आज भी आपको पता है, somebody just wrote it down in the chat box that we believe in giving them MCQ based questions. Why MCQ based questions? Because हम यहाँ पर बच्चे याद करके खूब बड़े बड़े आंसर्स लिखें हम चाहते ही नहीं हैं, राइट। बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में IIT का हो या कोई भी आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें MCQ मेथड दिया जाता है। MCQ वही कर सकता है जिसने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा, राइट। कहीं से भी कोई भी पार्ट आ सकता है तो आपको समझने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। सो थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ असेसमेंट्स टुडे आर मोर ऑन ऑब्जर्वेशंस, डेली वर्क, पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं बच्चे, या लर्निंग टास्क आप देते हैं, क्विजेस कराते हैं क्लास में, या प्रेजेंटेशंस बनवाते हैं। ये सारी चीजों में कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बिलीव करता है, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, उनको टेक्स्ट बुक के अलावा वी गिव देम नेम्स ऑफ अदर टेक्स्ट बुक्स टू रीड, जर्नल्स पढ़ो, रियल वर्ल्ड का जो सिचुएशंस है उस पे काम करो, वर्कशॉप अप्रोच है, अटेंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप्स where you will know more about the particular topic which is being taught, right? Today, children are not evaluated only by the teachers. Self reflection वाले questions भी होते हैं कि आप खुद सोचिए अगर आप इस पोजीशन में होंगे तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हर बच्चे का आंसर अलग होगा क्योंकि सबकी सोच अलग अलग तरह से चलती है। यहाँ पे स्टूडेंट इवेल्युएटर्स भी, हम ये नहीं कह रहे कि टीचर्स इवेल्युएट नहीं करते, टीचर्स भी है। आप पीयर करेक्शंस करवा लेते हो, आप ग्रुप करेक्शंस करवा लेते हो। सो दीज आर आल्सो मेथड्स बीइंग यूज्ड। पहले प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग होती थी। ऑल स्टूडेंट्स वे सपोज टू लर्न ऑन डिमांड द सेम थिंग एट द सेम टाइम। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच था कि ये चैप्टर पढ़ाया है, इसमें 10 क्वेश्चन है, सारे बच्चों को ये 10 क्वेश्चन रट के आना है और इन 10 क्वेश्चंस में से मैं पेपर बनाऊंगा और आपको पेपर दूंगा। आज क्या है,
प्रोसेस बेस्ड लर्निंग हो गया है। जब प्रोसेस बेस्ड लर्निंग हो गया है तो उसमें क्या होगा, हम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बिलीव नहीं करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे एक्सप्लोर करने को कहते हैं बच्चों को। अगर आपको ये सिचुएशन दिया तो इसमें आप क्या करोगे, यू नो दीज आर द types of questions which will make them think, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जरूरत होगी, क्रिटिकली थिंक करने की जरूरत होगी। और कई बार होता है, हम कहते हैं ना, हाइपोथेसिस जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज पे फोकस ज्यादा होता है। नाउ पहले वाले क्लासेस में टीचर्स वुड टॉक to the students and students were expected to listen and absorb all the knowledge. Teachers were the ones who would make all the decisions, है ना? Students answer questions, अगर बच्चा जवाब देता है तो टीचर सोचता है कि ओके मैंने पढ़ा है इसलिए वो जवाब दे पा रहा है, राइट? और इंडिविजुअल लर्नर्स पे, तुम फर्स्ट रैंक होल्डर हो, तुम सेकंड रैंक होल्डर हो, तुम लास्ट आए हो क्लास में, तुम्हारा परसेंटेज इतना है, हम लोग उसमें ही जीते थे। टुडे द थिंग्स हैव चेंज। टीचर स्टूडेंट डायलॉग थ्रू कॉन्फरेंस, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग। बच्चे हर तरह के सवाल हमसे पूछते हैं, बच्चों के पास में एक्सेस है क्योंकि इंटरनेट उनके पास में भी है। आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ हियर द डिसीजन इज जस्ट नॉट टीचर्स अलोन। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी शेयर्ड होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड है। आपने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी, थोड़े बच्चे कलेक्ट करके लाए, और इस इंफॉर्मेशन को हमने खूब सारा डिस्कस किया क्लास में, तो बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया एंड वी आर एबल टू talk about it in the class. Here, children are allowed to ask questions. Now, when children ask you a lot of questions, they are getting empowered because their information and their knowledge is increasing day by day. They are finding out facts and bringing it to the classroom and there is a discussion happening. यहाँ पे individual learners की value की जगह community of learners की importance है, क्योंकि हमारा अब प्रयास ये है कि एक बच्चा नहीं, क्लास का हर बच्चा एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। प्रोजेक्ट भी हम लोग ग्रुप एक्टिविटी के बेसिस पे कराते हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट यूनानिमसली टुगेदर बच्चा दे सके, राइट? सो फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म देखते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड एंड नॉट ट्रांसफर्ड। जब एक टीचर खाली लेक्चर देता है तो नॉलेज खाली ट्रांसफर होता है, बट व्हेन अ टीचर इज involving children in teaching, there is construction of knowledge happening, right? Let the pupil be active and do tasks that let them construct their own knowledge. उनकी खुद की सोच, वो उनके खुद की समझ के हिसाब से और एग्जाम्पल्स को ऐड करते चलते हैं। Let the pupils show what they have learned in different ways, not just through written tests. कोई जरूरी नहीं है, जब हम प्रोजेक्ट देते हैं या उनको कोई ग्रुप एक्टिविटी देते हैं तो हम कहते हैं ना, 5 बच्चे अगर ग्रुप में हैं तो पांचों को बोलने का, पांचों को अपने अपने व्यूज को प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। सही गलत हम बाद में सोचते हैं, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कलेक्ट होते हैं, राइट? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज यूजर सेंटर्ड। सारे बच्चे जो एक साथ बैठकर किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो उनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें देखा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन बैकग्राउंड नॉलेज। आपकी प्रीवियस नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है और उसको हम नए नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न, राइट? व्हाट इट इजंट, इट इज नॉट टीचर सेंटर्ड एंड स्किल्स आर नॉट इन आइसोलेशन। देखिए, हम स्किल की बात करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट in the classroom there should be collaboration skill, there should be communication skill also, problem solving skill भी आनी चाहिए। तो क्या हुआ, हमारे पास कई सारे स्किल्स को यूज करने का मौका भी है। collaboration is a very important skill because here children are working together in a group to come up to a solution. What do you have to remember here is start with a problem your kids find relevant. देखिए, एक वेग सा क्वेश्चन बच्चों के सामने डालने की जगह
ऐसा क्वेश्चन जिसका एप्लीकेशन उनको दिखाई देता हो हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमको ये भी करना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब हुआ, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमने फिजिकल एजुकेशन को या फिजिक्स को या समटाइम्स म्यूजिक को भी इन्वॉल्व कर लिया। there was this class where children were finding it very difficult to learn the periodic table। बहुत उनको टीचर ने बोला ये तो सबको याद होना चाहिए, और उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो क्या किया गया कि एक म्यूजिक क्लास में म्यूजिक टीचर ने उस एंटायर पीरियोडिक टेबल को रैप म्यूजिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को क्लास में सिखा दिया। तो क्या हो गया, दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन। आपने वो कोशिश की जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके, ना कि वो देना जरूरी है जो बच्चों को करने में दिक्कत आए। देखो हमारा चैलेंज बच्चों को ये नहीं कि आपको मैं ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब आप ढूंढ ही नहीं सकते हो। इंस्टेड वी हैव टू गिव देम क्वेश्चंस फॉर विच दे विल सर्च फॉर सॉल्यूशंस, राइट। डेवलप हॉट टास्क। हॉट क्या होता है, हॉट यहाँ पर हो गया हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, जहां पर आप बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हो। एंड यूज प्राइमरी सोर्सेज, आपके आसपास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है या सोर्सेज है उनको यूज करते हुए बच्चों को सिखाना चाहिए। Now, an explanation worth understanding. देखिए, the task of a teacher in a classroom is very beautiful as described by Donald D. Quinn. क्या कहते हैं वो? If a doctor, a lawyer or dentist had 40 people in his office at one time, all of whom had different needs and some of whom didn't want to be there and were causing trouble, and the doctor, lawyer, or dentist without assistance had to treat them all with professional excellence for 9 months, then he might have some conception of the classroom teacher's job. देखिए, एक टीचर की जॉब को आपने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एक टीचर 40, कम से कम 40 एक आइडियल नंबर है, बच्चों को डील करता है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी एकेडमिक लेवल डिफरेंट है। दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड और लीस्ट एजुकेटेड बैकग्राउंड्स, रिच फैमिली, पुअर फैमिली, और बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, और एक क्लासरूम और एक टीचर कैसे इन सबके साथ मुश्किल पैदा किए बिना आसानी से इंटरेस्ट के साथ बच्चों को कैसे सिखा सकता है, राइट। इस सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि बच्चे जो है उनको आप इन्वॉल्व करें अपने लर्निंग में। जब आप उनको बीच बीच में थिंग्स टू थिंक देते हैं तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ आपके क्लास में इन्वॉल्व होने लगते हैं, राइट। Constructivism, the theory behind constructivism is what? Is that human learning is constructed. जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो ईंट लगा लगा के उसको बढ़ाते हैं, उसका छोटा छोटा पार्ट हम डेवलप करते करते एक पूरा घर को बनाते हैं। सेम वे में लर्निंग इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। छोटी क्लास में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा होता है उसमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन ऐड करके उनको सिखाते हैं। सो दिस इज कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट दे ऑलरेडी नो। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो सीखा था उससे थोड़ा ज्यादा सेकेंड में आ गया, जैसे जैसे 9th-10th में आ गया उससे ज्यादा आ गया। 11th-12th में द क्वांटम ऑफ थियोरी बिकम्स मोर, बिकॉज दैट इज वेयर children are supposed to grasp more information and learn, right? Now learners need to build their own understanding of material. टेक्स्ट बुक दे दीजिए उनको, एक्टिविटीज दे दीजिए, जब तक वो अपनी खुद की सोच को उसमें इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो सीखने में सफल नहीं होगा। एंड इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। लर्निंग इज एक्टिव एंड नॉट पैसिव। चुपचाप बैठ के टीचर की तरफ घूरते रहना सीखने का मायना नहीं होता है, राइट। सो कंस्ट्रक्टिविज्म
स्टूडेंट का कल्चर क्या है, ये टीचर को समझना बहुत जरूरी है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, जो आपके आसपास हो रहा है, अगर उसमें वो अप्लाई कर पा रहा है जो सीखा है, तो ही उसका मतलब है। लाइक व्हेन आई एम teaching parts of a plant, or if I'm teaching something like types of rocks, तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन जब वो अप्लाई करता है कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये, अच्छा तो अगर एक ट्री होगा तो उसके ये पार्ट्स होंगे, एक छोटा पौधा होगा तो उसके कौन से पार्ट्स होंगे। तो हाँ, लर्निंग रिलेटेड टू डेली रूटीन्स और समथिंग दैट ही इज ऑब्जर्विंग अराउंड हिम, राइट? Student experience and background makes a lot of difference. We have to ensure that there is a lot of active engagement in the classroom, and बच्चे की पर्सपेक्टिव के थ्रू, बच्चे की नजरों से हमें उस चीज को देखना है। देखिए, मैं एक टीचर हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे बच्चों के पास कितनी नॉलेज है वो उनके नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है, कि ऐसी कौन सी बात मैं बच्चों को बताऊं जो वो समझ सके मेरी भाषा से, राइट? स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड हो, बच्चा सीखने के साथ साथ अपनी अपने नॉलेज को भी वो अप्लाई कर रहा हो, और देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो। हाउ डज कंस्ट्रक्टिविज्म वर्क? देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे काम करता है, ये अगर आप ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं, कुछ हम लोग हमारे रियल वर्ल्ड लर्निंग होती है, कुछ हमारी सिचुएटेड लर्निंग्स होती है जो उस चीज के आसपास की लर्निंग होती है, कुछ एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का व्यू अलग अलग होता है, हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से नॉलेज को अप्लाई करते हैं, राइट? ऑथेंटिक असेसमेंट करेंगे तो बच्चों की समझ को आप समझ पाओगे, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स आप दोगे तो बच्चे उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ फिट होता है, हमारे देश में अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए यहाँ पर, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मेटाकॉग्निशन, राइट? और स्टूडेंट सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। Guide on the side, teacher is a guide on the side, and negotiation is something that they learn through the typical learning pattern that they follow, right? Now let us understand, ये थोड़े से टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, but when you apply it in your daily life teaching, you will understand it better. क्या क्या टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है? एक को कहते हैं ट्रिवियल कंस्ट्रक्टिविज्म, रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ट्रिवियल कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। इन दिस, knowledge is constructed by the learner through the interpretation of personal experiences based on his or her कॉग्निटिव एंड मेंटल एबिलिटी। उसके बच्चे की सोच के हिसाब से वो क्या समझ पाया, इस चीज को जब वो एक्सप्लेन करने लगता है तो उसको हम ट्रिवियल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इट इज नॉट जस्ट इंड्यूस्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एंड कॉल्स फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बट फ्रॉम अ पर्सन्स कल्चरल बैकग्राउंड वन कैन मेक आउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर परसेप्शन। देखिए, एक शहर में रहने वाला बच्चा और एक गांव में रहने वाला बच्चा जिसके पास एक्सपोजर कम है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो अगर अपने खुद की ब्रेन का इस्तेमाल करता है और किस एक्सटेंट तक वो खींच सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सपोजर मिला हुआ है, राइट? अपने एक्सपोजर के बेसिस पे ही बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रेच कर पाएगा और समझा पाएगा। सो प्रिंसिपल हैज बीन क्रेडिटेड टू जॉब Piaget, and a pioneer of constructivist thought है ये, और वो कहते हैं कि knowledge is actively constructed by the learner, not passively received from the environment। मतलब आपने एग्जाम्पल दे दिया आपके सराउंडिंग का, उससे वो एग्जाम्पल से नॉलेज कंप्लीटली वो गेन नहीं कर पाएगा। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि मार्केट में आजकल संतरे बहुत मिल रहे हैं,
अब इसका क्या मतलब होता, वो बच्चा समझ गया मार्केट में सब जगह संतरे मिल रहे हैं. नाउ इफ यू हैव टू कनेक्ट दिस सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन, द चाइल्ड मस्ट नो इन विच सीजन संतरा कौन से सीजन में उगता है, उसके लिए कैसे सॉइल की जरूरत है, वो किस पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता है, कहाँ से वो एक्सपोर्ट होता है या कहाँ से वो दूसरे शहरों में लाया जाता है. सो दीज आर इंफॉर्मेशन that are built on knowledge that they carry in their minds, right? Radical constructivism का क्या मतलब है? Radical constructivism also emphasizes the construction of knowledge and states that textbook knowledge is not that meaningful. हर चीज जो टेक्स्ट बुक में दी गई है वही आपके लिए एकदम बोलते हैं ना गॉस्पेल है, ये नहीं होता है. इट कैन बी कनेक्टेड टू वर्किंग मेथडोलॉजीज. तो डेफिनेटली जब आप टेक्स्ट बुक के इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ते हो, वर्किंग मेथडोलॉजीज के साथ, तब ही कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, राइट? एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट इफ द इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी टेक्सचुअल. टेक्स्ट बुक में दी गई भाषा को समझ के अप्लाई करना उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं, राइट? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस बनाते हैं. लाइक पीयर एंड पीपल ऑफ सोसाइटी majorly influence the experience and learning process of an individual. Coming back to the same example, if there is a school in a village and if there is a school in a city, you will see that the exposure that they get from people around them or the information that is circulated in the social circle will definitely make a lot of difference in their way of imagining things also. Teachers, family, friends, administrators, and peers directly affect a student in various activities in a classroom. आप क्लास में जो सीखते हैं कई बार वो चीज इंफॉर्मेशन शायद आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता. I'll give you one example. A school that I was working with, once I organized a स्टार गेजिंग एक्टिविटी. हमने ना स्टार गेजिंग एक्टिविटी अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करी, जिसके लिए हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स वगैरह मंगाए और उसको हमने कहा कि वी विल डू इट इन द ऑन अ फुल मून नाइट. रात में करा जाएगा. टेरेसेस पे हमने टेलीस्कोप्स लगाए थे. नाउ इसमें इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि बच्चों के साथ में हमने उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया. रीजन क्या था कि बच्चे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्कूल में सुन के समझ के सीख लेते हैं, पर वो जो पेरेंट्स है शायद उनको ये इंफॉर्मेशन उनके लाइफ में कभी मिली ही नहीं थी. So when we did this activity, more than the children, the parents were more happy because they said that, when they studied in school, such an activity never happened. And that is why this is the first time that we are looking at the stars and we are now understanding कौन सा तारा क्या कहलाता है, these things. So, ये बहुत बच्चों को affect करता है कि उनके पेरेंट के पास कितनी नॉलेज है. पेरेंट को जब बच्चा कोई इंफॉर्मेशन बताता है तो उसमें क्या वो ऐड करके कुछ और बता पाता है कि नहीं. तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग होता है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आउटसाइड द स्कूल. कि स्कूल के अंदर कितना सीखा वो नहीं, स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर कितने लोगों से हमने सीखा वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? हम लोगों के प्लेस ऑफ स्टे, जहां पर भी हम रहते हैं, वहां के ट्रेडिशंस और कल्चर जो है हमारी सोच को बहुत इफेक्ट करता है, राइट? हम भारतीय हैं, हमारी सोच हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन से बंधी हुई है. हम कई सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में जो होता है उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे खुद के कल्चरल बैकग्राउंड में वो एग्जिस्ट नहीं करता. बट जब हम अपनी कल्चरल बैकग्राउंड को समझते हुए और दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं, दैट इज द टाइम यू सी द डिफरेंसेस, राइट? जब हमको डिफरेंस दिखता है तभी हम लोग कंपैरेटिव नोट्स बना सकते हैं.
So by observing a person's cultural background, one can make out the factors that affect their perception. हम लोग किस तरह से सोचते हैं, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारे situations, traditions, culture पे डिपेंड करता है. परिवार में जिस तरह की values बच्चा सीखता है, वही values वो बाहर जाके लोगों में अप्लाई करता है. अगर किसी घर में बड़ों को सुबह उठ के नमस्कार करने का और पैर छूने की परंपरा है, तो वो स्कूल में जाके भी या बाहर भी जाके भी वो करेगा. whichever I'm not talking about any particular religion, any religion, जिस भी religion में जो भी चीजें बताई गई है और जिस भी परिवार में उसको फॉलो किया जाता है, वो हर जगह उस परिवार का बच्चा उसको फॉलो जरूर करेगा. राइट? दिस इज द cultural constructivism. Now, let us also understand pros of constructivism and cons of constructivism. अब मैं constructivism ही सब कुछ है ये नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं जो सही भी है और कुछ चीजें ऐसी भी है जो फिट नहीं होती है. प्रोज क्या क्या है कि स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूड. जब टीचर बच्चे को उसका पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का मौका देता है तो वो बहुत खुश होता है. राइट? organizes material into primary concept using big ideas. बच्चों को ना अपनी ideas को प्रेजेंट करने का और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने का मौका मिलता है. Can be used not just for science curriculum but throughout all subject areas. हर सब्जेक्ट में हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज कर सकते हैं. अब कॉन्स क्या है? कॉन्स का मतलब होता है कमियां क्या है. राइट? इट अज्यूम्स दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव प्रायर नॉलेज. अब देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. हर बच्चे के प्रीवियस नॉलेज में भी फर्क होता है. कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है, कुछ बच्चे भूल चुके होते हैं, कुछ बच्चों को याद नहीं होता और कुछ बच्चों का बेस बहुत वीक होता है. नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव द सेम प्रायर नॉलेज. सबकी प्रीवियस नॉलेज एक समान नहीं होती है. राइट? makes learning difficult for students who are not on the same learning curve as others. जो बहुत ब्राइट बच्चा है वो तो आगे बढ़ता जाएगा, पर जो बच्चे थोड़े वीक हैं या उनकी नॉलेज सीमित है, ऐसे बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है अगर टीचर ऑब्जर्वेशनल नहीं है और टीचर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करती है या हेल्प नहीं करती है, तो ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते. डिफिकल्ट टू एडजस्ट फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन अ जेन एड सेटिंग. अगर बच्चों के साथ, आजकल आपको पता है बच्चों के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी है, हमारे क्लासेस में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी हैं. ऐसे में क्या सारे बच्चे जिनको किसी ना किसी तरह की समस्या है वो उस पेस को क्या कैच कर पाएगा? ये एक सोचने वाला सवाल है. और ऐसे में टीचर को अपने टीचिंग मेथड पे बहुत ध्यान रखना है. ऐसे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे जहां पर ब्राइट और वीक बच्चा दोनों बेनिफिट कर सके. सो जैसे व्हेन वी से एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस, ऐसे में बच्चा बेनिफिट करता है क्योंकि दिस अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है? कंस्ट्रक्टिविज्म में कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है. लर्निंग प्रोसेस पे फोकस किया जाता है. कितना मोटिवेशन उस बच्चे को या क्लासरूम में टीचर्स दे रहे हैं उस पे फोकस किया जाता है. और कंटेंट जो लर्न कर रहा है वो किस तरह से, मतलब बिल्ड कर करके आप सिखा रहे हैं या आप एकदम सारा इंफॉर्मेशन एक ही बार में उनके सर के अंदर डाल रहे हैं, उस पे बहुत सोच विचार करके पढ़ाने की जरूरत है. Characteristic of constructivism: constructivism is characterized by problem solving, hands-on experimentation, concept development, and logical reasoning. It is also characterized by authentic learning, active learning या engaged learning, whole language approach to literacy. आप किस भाषा में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं? देखिए NEP 2020 बहुत क्लियरली कहता है कि प्लीज यूज multilingualism in the classroom. Why should we use multilingualism in the classroom? So that everybody understands what you are trying to teach. Right? हिंदी में और इंग्लिश में या कोई और रीजनल लैंग्वेज में
बच्चों को सिखाना समझाना बहुत जरूरी है। जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वो ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करें, जिससे कि कोई लर्निंग को मिस आउट ना करे और सोशली कंस्ट्रक्टेड हो। देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं अदर देन टीचर्स who can contribute to the learnings in the classroom, and that is what we have to take care of. The constructivist teacher कैसा होता है? अब टीचर की बात हो रही है। देखिए ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर कैसा होता था, वो खाली लेक्चर मेथड सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता था, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको फैसिलिटेटर बनना है, आपको को क्रिएटर बनना है, क्योंकि आप बच्चों के साथ मिलके कॉन्सेप्ट को आगे बनाते हैं। एंड यू आर ऑल्सो अ कोलैबोरेटर in the classroom. If a child knows more than you, then you are collaborating with him to use that information to be distributed in the classroom in a simpler manner. Some of the features that characterizes a teacher engaged with the constructivist classrooms are seek and value student point of view. बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत वैल्यू देने की जरूरत है। देखिए क्या होता है ना, क्लासेस में टीचर के समय के अभाव में बच्चों को बोलने नहीं देते हैं। जब बच्चों को बोलने नहीं देते हैं तो बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बात आप तक पहुंचती ही नहीं है। सो अलाउ चिल्ड्रन टू शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अलाउ चिल्ड्रन टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन, सवाल करने का अधिकार है उनको, अलाउ देम दैट, एनकरेज चिल्ड्रन टू आंसर देयर ओन वर्ड्स एंड फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ये रटे हुए जवाब को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, उनको अपने स्टाइल में अपनी सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, राइट। अलाउ चिल्ड्रन टू गेस इंटेलिजेंटली एंड यूज इट एज अ पेडागोजिक टूल। बच्चों को जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं ना, सब पका पकाया अगर दे देंगे तो बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा बताना है, थोड़ा वेट करना कि वो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, कितना उनको समझ आ रहा है। जब मैथ्स में जब टीचर्स बोर्ड पे सवाल कराते हैं ना, तो एक स्टेप करने के बाद खड़े हो जाते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, तो चिल्ड्रन विल कम अप विद समथिंग एंड देन यू राइट ओके, अच्छा नाउ यू कम एंड डू द थर्ड स्टेप, ओके फाइन नाउ यू कम एंड डू द फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप आपने कर दिया। तो ये क्या होता है, बच्चा साथ में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सीख रहा होता है, राइट। एनकरेज लर्नर ऑटोनॉमी एंड बी विलिंग टू लेट गो ऑफ क्लास कंट्रोल। टीचर को क्लास को मतलब अपने कंट्रोल में, कि तुम सांस भी लोगे तो मेरे पूछने के बाद लोगे, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड अलाउ देम टू बी फ्री एंड एक्सप्रेसिव इन द क्लासरूम। डिसिप्लिन आपकी जगह पे। देखिए एक टीचर जो बहुत अच्छे से समझाता है पढ़ाता है, उसके क्लास में डिसिप्लिन का इशू नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कौन सी नर्व्स दबानी है बच्चों की, कि वो आपकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टीचर। देखिए टीचर को ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टीचर शुड लिसन टू एवरीथिंग दैट द चिल्ड्रन आर सेइंग। बहुत केयरफुली टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए, सुनना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चंस टू लर्न अबाउट स्टूडेंट्स। बच्चों के बारे में आपने सुना है ना, बैंक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हमको कहा जाता है कि केवाईसी होना बहुत जरूरी है। केवाईसी क्या है, नो योर क्लाइंट। क्लास में भी केवाईसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नो योर चाइल्ड। आप जितना ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे, उतना आसान आपके लिए क्लासरूम को हैंडल करना बन जाता है, राइट। Asking questions to learn about students, having the ability to observe and listen to one's students and their experiences in the classroom contributes to his other ability to use a constructivist approach, right है। A constructivist approach contributes to one's ability to observe and listen in the classroom. अब क्लास में कैसे अप्लाई करोगे, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज दैट मेक्स सेंस टू देम, है ना। बच्चे वो चीजें सीखते हैं जो उनको समझ आती है। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रीवियस नॉलेज। अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो अपने प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी उनको याद करवाई और प्रेजेंट लर्निंग को आपने कॉन्क्रीट करना शुरू किया। सोशल इंटरैक्शन फैसिलिटेट्स लर्निंग। आप जब तक बच्चों को अपने सोच और विचार को दूसरों के साथ शेयर करने का मौका नहीं दोगे, तब तक उनको समझ नहीं आएगी। एंड द मोस्ट मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन रियल वर्ल्ड टास्क। मैं बार बार कहती हूं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स अगर आप अपने क्लासरूम में यूज करते चलेंगे
तो आपकी लर्निंग बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जिस तरह के एग्जाम्पल्स आप क्लास में यूज करोगे, वही बच्चा कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते वक्त उसको तुरंत वो एग्जाम्पल याद आएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। Constructivism based on background knowledge connects to new knowledge. Student centered, ये हम लोग कर चुके हैं, so let's go to the next one. Applying constructivism in the classroom, pose problems that are or will be relevant to students. आप सवाल पूछिए उनको, ऐसे सवाल पूछिए जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत हो। सिंपल क्वेश्चंस नहीं, थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी पूछिए। व्हाई, how, when you ask them, then they will think about it, right? Structure learning around essential concepts, main concepts के जो pointers हैं उसके around आप उनको सवाल करिए, उसके around ही टीचिंग को इन्वॉल्व रखिए। देखिए, आउट ऑफ ट्रैक ना जाइए, ट्रैक पे रहिए और ट्रैक पे रहते हुए अपने एग्जाम्पल्स को यूज करिए। बी अवेयर दैट स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आर विंडोज इनटू देयर रीजनिंग। क्या बच्चे को समझ में आया, वो तभी आपको महसूस होगा जब आप उनसे सवाल जवाब करोगे, राइट? एंड अडेप्ट टीचिंग टू एड्रेस स्टूडेंट्स सपोजिशंस एंड डेवलपमेंट। कई बार बच्चे गलत जवाब भी देते हैं, और गलत जवाब जब देते हैं तब आपको पता चलता है कि ओके, दिस इज अ गैप दैट आई हैव नॉट एड्रेस्ड, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच बीच में जब बच्चा गलत जवाब देता है तब आपको भी समझ आता है कि मेरे समझाने में कहीं ना कहीं कमी है, सो आई हैव टू फिल दैट गैप, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्टूडेंट लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, क्लास के एंड में 5 मिनट 10 मिनट जब बचता है ना, क्विज करिए क्लास में कि आज मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और नाउ लेट मी आस्क यू अ रैपिड फायर राउंड, और जो सबसे ज्यादा जवाब देगा उसको some kind of, I'll give you a star, or you'll be the monitor of the class, or you'll be deciding what to learn tomorrow. कुछ भी इस तरह का इंसेंटिव साथ में देते जाइए। डिसिप्लिन इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे होगा? टीचर शुड यूज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन पनिशमेंट। देखिए, क्लास से निकल जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या 100 बार इसको लिखो, ये सारे यूजलेस पनिशमेंट्स होते हैं। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कब होगा? जब आप एक सवाल देके बच्चे को बोलेंगे, ओके नाउ यू सिट विद दीज 2 चिल्ड्रन एंड गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हेन योर क्लास बिकम्स वेरी वेरी एक्टिव, कि अच्छा, मुझे टीचर बिठा के एक और सवाल देगी जिसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो that is what will make a difference in the classroom. Teacher should help students to be responsible individually. बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जैसे आप ग्रुप एक्टिविटीज भी कराते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि हर बार एक ही बच्चे को लीडर ऑफ द ग्रुप ना बनाइए, वो भी आप बार चेंज करिए। इससे क्या होगा, हर बच्चे को लीडरशिप का क्या मतलब होता है वो समझ में आएगा। मेक श्योर दैट एवरीबडी इज एक्नॉलेज्ड इन अ ग्रुप। 5 बच्चे का ग्रुप है तो 5 बच्चों को इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपको लगता है कि एक डोमिनेटिंग है, तो आपको ऐसे में उसको थोड़ा सा सबड्यू करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, दूसरों को मौका देने के लिए भी समझाना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू बी ऑटोनॉमस learners, and therefore they can take the responsibility of the negative consequences of their behavior. अगर बच्चा नेगेटिवली बिहेव करता है, जैसे मैंने बताया कि ग्रुप में वो बहुत ज्यादा बॉसी हो जाता है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अलोंग विथ यू शी इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द ग्रुप। जब 2 जने हो जाते हैं तो फिर देन देयर इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स व्हिच विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हैपनिंग, right? So 5 E's of constructivism क्या क्या है? Engage करना है। Students are engaged with a challenging situation, prior knowledge is activated and questions are provoked. This is your engaging in the class. फिर उनको एक्सप्लोर करने का मौका देना है, जहां पे स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना, prior knowledge is challenged and ideas are created. Then is explanation. Children should be allowed to explain their point of view and elaborate it by actually giving more examples, or showing an activity that they have completed with the help of the knowledge that they have gained. And end में जब हम उसको evaluate करते हैं तो हम ये समझते हैं
कि कितने ग्रुप के कितने बच्चों ने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया और उसमें उनका क्या क्या रोल रहा, हाउ मच डिड दे कंट्रीब्यूट, all these things are part of the evaluation, right? How much accurate are they in responding? ठीक है? So engaging, exploring, explaining, elaborating and evaluating. अब आपको मैं ना कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, आपको समझ में आएगा कि 5E लेसन प्लान कैसे होता है। ये एक 4th और 5th स्टैंडर्ड की क्लास का एक चैप्टर है, एक स्टोरी है, लिटिल रेड राइडिंग हुड की आपने पढ़ी होगी। और इसमें हमने कैसे बच्चों को हाउ डिड वी इंट्रोड्यूस स्टोरी एलिमेंट्स, इसमें देखिए क्या किया। फर्स्ट आई विल शो 2 पिक्चर्स ऑफ द मूवी हैरी पॉटर एंड श्रेक, 2 अदर फेमिलियर मूवीज, ठीक है, हमने उनको 2 पिक्चर्स दिखाई। नेक्स्ट आई विल टेल द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक अबाउट द स्टोरी इन ईच ऑफ दीज मूवीज। फिर उनको बोला कि आप बताओ कि इन पिक्चर्स में क्या स्टोरी थी, ठीक है। आई विल ब्रेक द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स एंड हैव देम डिस्कस ईच मूवी टुगेदर। नेक्स्ट आई विल प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट। आई विल आस्क, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम थिंग्स द स्टोरी हैज इन कॉमन, कैन यू हेल्प मी थिंक ऑफ एनी। अब देखिए आपने कहा कि मैं एक कॉमन पॉइंट चाहता हूं इन दोनों स्टोरीज में, तो आपको क्या लगता है वो क्या होगा। सो इसमें क्या होगा, दे विल हियर एंड लिसन टू ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू वेरी केयरफुली। Then the students will then work in the, okay, I will write down the group findings on the board. Some answers might include both movies include magic, this is a struggle in each of the movies, etc. Right? I will break the students up into groups of 4 and have them read the story Little Red Riding Hood. They will work together to come up with the different pieces that make up the story and write their findings down in the notebook. देखिए इसी ये एक एग्जाम्पल हमने जो दिया उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट स्टोरी को किस तरह से हैंडल करोगे क्लास में। Once the students have explored and discussed the pieces that make up the story, they will present their finding to their fellow classmates. आपस में ये वो लोग डिस्कस करेंगे। I will then take the pieces that they have identified in the story and tell the students the correct terminology for each piece of the story. कि इसकी सेटिंग क्या है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, इसमें प्लॉट क्या थी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट किस पॉइंट पे आई, क्लाइमेक्स क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, थीम क्या है, राइट। I will then present the story students with several other stories. हम other examples देंगे, the 3 little pigs, Goldilocks and the 3 bears, etc. and have them pick out and identify the common story element piece that they have discovered in Little Red Riding Hood. In दोनों stories में क्या common है? I will base student progress on verbal group answers that are given, as well as walking around to each group and listening to their collaborative group ideas or skills. So this is how you actually start doing it. एक और एग्जाम्पल हिस्ट्री में से देती हूँ। एक हिस्ट्री क्लास में 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 सिखाया जा रहा था। तो टीचर ने उस पूरे क्लास को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर ग्रुप को एक एक पार्ट ऑफ वर्क दिया। एक ग्रुप उन्होंने बोला कि मैप ऑफ इंडिया में आपको मार्क करना है एक्सटेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया एंड द अपराइजिंग ऑफ 1857 रेबिलियन। दूसरे में बोला कि और द टीचर हैज आस्क्ड देम टू रेफर टू द रेलेवेंट पेजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड द लिस्ट ऑफ रेलेवेंट वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट which she has provided them. टीचर ने उनको प्रोवाइड किया है, ठीक है। दूसरे ग्रुप is working on the letters and other memoirs, authentic primary sources that the sepoys made with their friends and families. The teacher has again provided the resources to the group. Still another group is working on pictorial representation of the mutiny and a list of resources is given to them. One group is working in plotting on the map the list of places where the uprising took place in May, June and July 1857. The last group is working on the aftermath of the revolt in consultation with the teacher. तो क्या होता है कि टीचर का पूरा इन्वॉल्वमेंट है और बच्चों को काम डिवाइड करते वक्त टीचर ने कंट्रोल भी रखा है as well as given them freedom to explore as much as they can.
Consequences of constructivism on learning process क्या है? देखिए, for the teachers and educators, teaching and the instruction process becomes centered towards the practical application of concept. आप जो पढ़ा रहे हो उसमें आप किस तरह के इंस्ट्रक्शंस क्लास में देते हो, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चे क्लास में करते हैं, इन सब में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपका असेसमेंट प्रोसेस कैसा है? क्या आप हमेशा ट्रेडिशनल मेथड टेस्ट पेपर देते हो या आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देते हो जिसके थ्रू आप उनको टेस्ट कर सको? व्हाई इज कंस्ट्रक्टिविज्म द बेस्ट फ्रेमवर्क? कंस्ट्रक्टिविज्म जो है आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, प्रैक्टिकल है, होलिस्टिक है, इंक्लूसिव है और इफेक्टिव है, राइट? सो आई थिंक विद दिस I should end my session and I'm sure each one of you have understood because आज 1 घंटे का ही सेशन था तो मैं इससे ज्यादा आपको दौड़ा नहीं सकती हूँ इस टॉपिक को लेकर। मेरी सोच ये है कि आप जो है जो समझाया जा रहा है उसको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं और हियर आई वुड जस्ट एंड विथ अ फ्यू कोटेशंस, क्योंकि ना ये कोटेशंस आपको बहुत जरूरी है समझना when I'm talking about constructivism। आपने सुना है ना, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn। we teach a subject not to produce little living librarians on the subject, but rather to get a student to think for himself, to consider matters, to take part in the process of knowledge getting. Knowing is a process, not a product. The essence of creativity is figuring out how to use what you already know in order to go beyond what you already think. So with this, I come to the end of the session today. I'm very thankful for the active responses which were being given in the chat box. If you have any question, you can put it down in the chat box. Thank you so much for being part of this session. And I hope that, learning is interesting when there is a lot of focus given on the learners. आज मैंने ये सेशन करने के टाइम सबसे पहले यही सोचा था कि ऐसे क्या तरीके होंगे जिससे मेरे लर्नर्स उसको सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो एडिंग एग्जाम्पल्स और मेकिंग इट सिंप्लीफाइड इन वर्ड्स विच यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने मल्टीलिंगुअलिज्म का भी इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे लगा हो सकता है कि कई बार हर टर्म जो मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में वो शायद सबको नहीं समझ में आता होगा। सो दिस इज वेयर ये मेरा प्रयास था। Thank you so much for attending this session. Hoping that you have learned and you will take it forward by using some of the learnings that you have seen here in the classrooms. Thank you. God bless you. Namaste. Have a wonderful day. And thank you for all the kind words which are put in the chat box. Thank you so much.